मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेबिनार की श्रृंखला में विश्व के लिए मेक इन इंडिया विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत को विनिर्माण का वैश्विक हब बनाने की सरकार की कोशिशों की चर्चा की और देश के तेज विकास पर बल दिया। कोई चीज मार्केट में उपलब्ध होना मतलब हम संतुष्ट हो जाए, भाई लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बाजार में चीजें मिल रही है, लेकिन वो बाहर से आई हुई चीजें और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ये उपलब्ध हो और वो जब वो देखें और उसका मन करना चाहिए भाई बाहर वाले से तो ये हमारा अच्छा है, हमें ये लेना है, ये स्थिति हमें पैदा करनी चाहिए और ये फर्क नजर आना चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ इतने त्योहार होते हैं, होली है, गणेशोत्सव है, दीपावली है, इतनी सारी चीजें इन त्योहारों में बहुत ही बड़े स्केल पर उसका एक मार्केट होता है, स्केल बहुत बड़ा होता है और वो छोटे 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 लोगों की रोजी रोटी का अवसर देता है। लेकिन आज वहां पर भी विदेशी चीजों ने अपनी जगह बना ली है। अब ये पहले सारी चीजें हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स इस डिमांड को पूरा करते थे और बहुत अच्छे ढंग से करते थे। अब समय बदलते हुए उसकी चीजों को बदलना चाहिए, पुराने ढर्रे में हम नहीं रह सकते हैं और मैं चाहता हूं कि उसमें आपने लीड लेनी चाहिए। और जब मैं बहुत वोकल फॉर लोकल के लिए बोलता रहता हूं तो मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि दिवाली के दिए ये खरीदना मतलब वोकल फॉर लोकल हो गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,01,100 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा पेश 1,01,100 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट में विभिन्न विभागों के लिए जरूरत के अनुसार आवंटन किया गया है ताकि समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष राज्य का सकल बजट 1,01,101 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत करता हूँ। बजट में ढांचागत संरचना और जन कल्याण पर भी खास ध्यान दिया गया है तथा कई नई योजनाओं की घोषणा हुई है। गरीब और किसानों को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। गरीब छात्र छात्राओं के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत होगी। दुमका और देवघर में तारामंडल की स्थापना की जाएगी। साहिबगंज में हवाई अड्डे का निर्माण कराया जाएगा। रांची, जमशेदपुर और धनबाद में आधुनिक सेवा बस शुरू होगी। कॉमन सर्विस सेंटर को सुदृढ़ किया जाएगा। इस पर 45 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत भवन को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। बजट में राज्य में गणित और विज्ञान के प्रयोगशालाओं की स्थापना की बात भी की गई है। पंचायत ज्ञान केंद्र की भी स्थापना होगी। एग्री स्मार्ट ग्राम योजना का भी ऐलान इस बजट में हुआ है। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों से उचित दर पर गोबर की खरीदारी की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में अतिरिक्त निर्माण के लिए 50,000 रुपए प्रति आवास की दर से सहायता दी जाएगी। सरकार ने 1 लाख युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा है। झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य योजना को लागू करने की भी बातें कही गई है। देवघर और धनबाद में प्रेस क्लब के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। बजट में मुख्यमंत्री सारथी योजना की भी शुरुआत की घोषणा हुई है। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में एग्री स्मार्ट योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 100 गांव का चयन माननीय स्थानीय विधायक के अनुशंसा पर किया जाएगा। इन चयनित गांव का गैप एनालिसिस कर विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेंस करते हुए इन गांव का समग्र विकास किया जाएगा। राज्य उद्यान विकास योजना में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में पशुपालकों एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से उनसे उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जाएगी। बजट में गरीबों को सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसके अलावा कई लोक लुभावन घोषणाएं भी की गई हैं। रांची से असीम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट।
सदन में प्रस्तुत बजट पर राजनीतिक दलों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सत्तारूढ़ महागठबंधन ने जहां इसे राज्य के विकास को नया आयाम देने वाला बजट करार दिया है, वहीं भाजपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसे घोर निराशाजनक करार दिया। हमारा लक्ष्य है कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की निगाहें पहुंचे, विकास की योजना है। दादा ग्रामीण इलाकों को फोकस में रखा गया है इस बजट में। और जो मैं इकोनॉमिक सर्वे कल पढ़ रहा था रात में, और पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि उस इकोनॉमिक सर्वे में सरकार स्वयं मान रही है कि मैं आर्थिक मोर्चे में, सोशल सेक्टर में मैं विफल हो चुका हूं। इस तरह से इस बीच झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज भाजपा विधायकों ने पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बजट पेश होने से पहले पूरी तरह से बाधित रही और विधानसभा अध्यक्ष को अपराह्न 12 बजे तक के लिए सदन स्थगित करना पड़ा। इस कारण प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जी.आर. चिंताला राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वे राज्य में क्षेत्र भ्रमण कर विकास गतिविधियों की जानकारी लेंगे ताकि उसी अनुसार भविष्य की योजनाएं तैयार की जा सके। उन्होंने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य के विकास को लेकर चर्चा हुई तथा बेहतर समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन से लौटे छात्रों से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करने गए खूंटी और सरायकेला खरसावा के छात्र आशुतोष बेरा और अक्षय हस्सा के माता पिता से फोन पर बात की। दोनों बच्चे फिलहाल सकुशल हैं और जल्द ही उनकी वापसी होगी। श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार सभी भारतीय नागरिकों की सकुशल स्वदेश वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा की वजह से पलामू हमीदगंज निवासी मेडिकल छात्र आयुष राज की भी सकुशल वतन वापसी हुई है, जिससे उनका पूरा परिवार प्रसन्न है। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर हमीदगंज निवासी आयुष राज 5 दिन के सफर के बाद बुधवार को युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से सकुशल अपने घर लौट गए। भारत सरकार को जो फ्लैग हमने कहा गया था वो लगाते के साथ ही हम सीधे पार हो गए। आयुष राज ने स्वदेश लौटने की कहानी साझा करते हुए बताया कि उन्हें मुश्किल समय में विश्व में भारत के मान सम्मान और तिरंगे की शान समझ आई और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। आयुष ने कहा कि बस पर तिरंगा झंडा लगाने से उन्हें तथा उनके साथियों को बड़ी राहत मिली। हमने जैसे ही क्रॉस किया बॉर्डर, वहाँ पे भारत सरकार के इंडियन एम्बेसी के लोग थे जिन्हें सारी फैसिलिटीज मुहैया कराई हमें, खाना पीना, रहना, सुबह के लिए नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, जो भी चीज कम पड़े, जैसे बच्चों के पास टूथब्रश नहीं था वो दिया गया, टॉवल्स नहीं थे वो दिए गए, कुछ के पास कपड़े नहीं थे वो भी प्रोवाइड किया गया, चप्पल्स प्रोवाइड की गई, एप्पल फ्रूट सब प्रोवाइड किया गया। आयुष के घर लौटने से पूरा परिवार प्रसन्न है। उनके माता पिता ने आयुष की वतन वापसी में मदद के लिए तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है। डॉक्टर मोदी जी को बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, जिसके चलते मेरा बेटा घर वापस आया। उनके बिना संभव नहीं था। अच्छा, क्या उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। तो इसलिए मोदी जी क्या देखे, हम न्यूज जा रहा था, पुतिन से बात की, लोग बोले फलक लगा के झंडा लगा के निकलिए, बॉर्डर तक पहुंचिए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। और सही बात है, मोदी जी आज नहीं होते तो हमारा बच्चा नहीं हो। आयुष राज के स्वदेश लौटने की कहानी से साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विश्व समुदाय भारत को सम्मान भरी नजरों से देखता है और दुनिया में हर जगह तिरंगा सुरक्षा की जमानत है। पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कोडरमा सदर अस्पताल में कई नई सुविधाओं का विधिवत उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा सदर अस्पताल में ऑर्थो ओटी, आईओटी, इमरजेंसी ओटी और पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन किया। हर तरह की व्यवस्था सुविधा जो पेशेंट को चाहिए, और खास करके कोडरमा एक्सीडेंटल जोन भी है, घाटी में लगातार होता है, तो वो हर तरह की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से इसमें किया गया है और वाकई में अच्छा है। लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा।
पहले ऑर्थो सर्जरी नहीं होता था, अब उसके लिए भी व्यवस्था की गई है, आई सर्जरी की भी व्यवस्था की गई है और इसके अलावा अन्य सारी व्यवस्थाएं हैं। केंद्रीय मंत्री ने सदर अस्पताल का निरीक्षण भी किया, साथ ही इलाजरत मरीज और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से देश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। सदर अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्थाएं सुविधाएं होती है, निश्चित रूप से ये एक प्रयास हो रहा है। हमें लगता है कि ये अच्छा है, यहाँ के लोगों को इससे फायदा भी मिलेगा और अभी कई पेशेंट से भी हमने जानकारी भी ली, तो लोग संतुष्ट हैं। इस मौके पर जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन, सिविल सर्जन डीपी सक्सेना समेत अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। देश में कोविड की उल्टी गिनती जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान 14,947 लोगों की इस महामारी से रिकवरी हुई, जबकि 6,561 नए मामलों की पुष्टि हुई। देश में अब कोरोना के 77,152 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 21 मरीज मिले, जबकि इससे लगभग 3 गुना अधिक 62 की संख्या में कोरोना वीरों ने कोविड को शिकस्त दी। राज्य में फिलहाल कोरोना के 360 सक्रिय मामले शेष हैं। राहत देने वाली बात यह है कि 24 घंटे में राज्य के 17 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए झारखंड समेत देश भर में टीकाकरण अभियान भी अनवरत जारी है और निर्धारित केंद्रों पर हर रोज बड़ी तादाद में पात्र लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। जन सामान्य की जागरूकता से वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा अब बढ़कर 1,78,02,63,222 से अधिक हो गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज उत्तर प्रदेश दौरे के क्रम में सिगरा स्टेडियम काशी में खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों से मुलाकात की तथा खेल प्रतिभाओं को निखारने पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने उभरते खिलाड़ियों को क्रिकेट के भी टिप्स दिए। बैक पे भी आएगी, बॉल पे कंट्रोल आएगा, बॉडी के जितना पास उतना क्लोज करिए, बॉल से डरना नहीं, बॉल को पास में आने देना, जितना क्लोज। राज्य के अधिकतम तापमान में अब कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक राज्य का मौसम शुष्क रहेगा। 2-3 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर में जहां अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं गढ़वा में न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज और झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर देख और सुन सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। निदेशक निशा उरांव ने बताया कि ऋण माफी योजना के तहत 1 साल में किसानों का लगभग 1,496 करोड़ रुपए का ऋण माफ हो चुका है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना ई-गवर्नेंस मॉडल पर आधारित है। यह पूरी तरह से पेपरलेस है और कॉन्टैक्टलेस है। झारखंड राज्य के किसानों की सुविधा के लिए और योजना को पारदर्शिता से चलाने के लिए इसे खास तरीके से डिजाइन किया गया है। सिमडेगा डीसी ने कोविड-19 टास्क फोर्स समिति की समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम की दिशा में ससमय दूसरे डोज के लंबित व्यक्ति को कोरोना टीका से 100% आच्छादित करने तथा टीकाकरण कैंप आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार करते रहने का निर्देश दिया। पाकुड़ समाहरणालय सभागार में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा और राजस्व सहित विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। कोडरमा उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के शिक्षकों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर प्रोजेक्ट रेल के तहत हो रहे बोर्ड परीक्षाओं के साप्ताहिक टेस्ट की जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। लोहरदगा के 41वें उपायुक्त के रूप में बाघमरी प्रसाद कृष्ण ने पदभार ग्रहण किया। जिले के निवर्तमान उपायुक्त दिलीप कुमार टुप्पो द्वारा उन्हें पदभार सौंपा गया। इससे पहले वे विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे।
पलामू में रबी फसलों के बीज उत्पादन विषय पर आत्मा लातेहार द्वारा वित्त संपोषित 3 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कई किसान भाग ले रहे हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इस दौरान किसानों को बीज ग्राम के निर्माण तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी टिप्स दिए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कल तक चलेगा। धनबाद पुलिस ने कतरास बाघमारा से अमन सिंह गैंग को बाइक सप्लाई करने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 11 बाइक बरामद किए गए हैं। जमशेदपुर में पुलिस द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के लिट्टी चौक के आसपास स्थित दुकानों में नशीले पदार्थों की बिक्री की सूचना पर छापामारी अभियान चलाया गया और गहन जाँच की गयी। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के कापासारा आउटसोर्सिंग में गुरुवार की सुबह अवैध खनन के दौरान अचानक चाल धंस गई, जिसमें 2 लोगों के मौत की होने की खबर है। वहीं हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज कराया जा रहा है। मनरेगा से कई क्षेत्रों का तेज गति से कायाकल्प होता दिख रहा है। मनरेगा से ली जा रही योजनाएं गिरिडीह के किसानों के लिए भी लाभकारी साबित हो रही है। पेश है गिरिडीह के पहाड़पुर पंचायत से यह ग्राउंड रिपोर्ट। पहाड़पुर पंचायत में पानी के अभाव में बंजर जमीन पर पहले कुछ नहीं उपजता था, लेकिन जिला प्रशासन ने गांव में मनरेगा से आम बागवानी का निर्माण कराया और यहां बदलाव की बयार जल पड़ी। यहां पर दुधिया, मालदा, लंगड़ा जैसे आम के पेड़ लगाने के दूसरे साल से वे फल देने लगे तथा गाँव के लोग खुशहाल हो गए। मनरेगा द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम जब सरकार द्वारा आया तो साहब ने हमको निर्देश दिए कि एक काम कीजिए, जो परिताण है उसमें ये आम बागवानी लगाइए। तो हम इसमें आम बागवानी लगाए और आम बागवानी लगाए तो आज हमने देखा सुखी से पूरे गांव में लग रहा है। इलाके के किसान जनार्दन प्रसाद वर्मा कहते हैं कि बीते साल उन्होंने 50,000 का फल बेचा था और इस वर्ष पेड़ में लगे मंजर के कारण उम्मीद है कि वे 8 से 10 लाख रुपए का आम बेच सकेंगे। मैंने पहला साल था, अधिक फल लगने नहीं दिए, कम फल लगने दिए, फिर भी हम 50,000 रुपए का ही फल बेचे। आम का जो है दे दिए व्यापारी को। और जिस तरीके से अभी देख रहे हैं सर, ये फल ये मंजर में यदि फल लगेगा ना सर, तो कम से कम हमारा उम्मीद है इस वर्ष नहीं कुछ होगा तो 8 से 10 लाख रुपए तक पूरे जब आम हमारा फल दे देगा ना, 8 से 10 लाख रुपए इनकम प्रति वर्ष बढ़ जाएगा सर। पहाड़पुर पंचायत के मुखिया पतिया मुर्मू का भी मानना है कि मनरेगा ने गांव की तकदीर बदल दी है। इस क्षेत्र में मनरेगा से 50 से 55 एकड़ में आम बागवानी की गई है, जो भविष्य में किसानों की आय बढ़ाने वाला होगा। जो बंजर जमीन है, जिस पर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के तहत हमने उस बंजर भूमि में आम बागवानी को लगवाया, जो आने वाले समय में उन किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। मनरेगा योजना ने निश्चित रूप से पहाड़पुर पंचायत की तस्वीर बदल डाली है और कहावत को चरितार्थ करते हुए बंजर जमीन भी सोना उगल रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा कोल कन्वेयर हजारीबाग के बड़कागांव में बनाया गया है। इस इको फ्रेंडली कोल कन्वेयर के जरिए कोयला खदानों से निकलकर आसमानी सफर तय कर सीधे मालगाड़ियों तक पहुंचता है। आज हम आपको हजारीबाग के बड़कागांव में एक अद्भुत तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये दिल्ली की मेट्रो की पिछली लाइन नहीं है, बल्कि ये हमारे हजारीबाग के पास पकरी बरवाडी के पास जो कोयले का खदान बना है, वहां से कोयला निकालने के बाद करीब 21 किलोमीटर लंबा ये कोल कॉरिडोर भी हम कह सकते हैं बनाया गया है। कह सकते हैं कि निकालने के बाद उसके ट्रेन तक को जो पहुंचाने का इंतजाम है वो पूरी तरह से शेडेड करके बनाया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं एशिया के सबसे बड़े कोल कन्वेयर की झलक और हमारे साथ इस साइट के 2 इंजीनियर हैं जिनके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से फायदेमंद होगा। कैसे फायदेमंद होगा? पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमने ये सिस्टम क्यों बनाया है। अभी जो हम कोयले को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो हम हाईवा के थ्रू कर रहे हैं, उससे वो रोड को भी डैमेज करता है और वो एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली नहीं है। उससे पूरी रोड पे पॉल्यूशन होता है, जिसके चलते गांव वालों को भी बहुत कठिनाई होती है। लोगों के हित का ध्यान रखा गया है इस कॉरिडोर के जरिए, इसको हम कॉरिडोर नाम देते हैं। किस तरीके से ये जो है ये पूरा सिस्टम काम करता है? सर, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होने की वजह से हम माइन से
ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स तक कोल लेके जाते हैं। उसके लिए हमने एक 7 किलोमीटर का MDO बनाया है, माइन डेवलपर्स। वहाँ से एक जगह स्टॉक पाइल करते हैं, ये मेरा क्रस्ट कोल आता है। वहाँ से फिर हमने एक 15 किलोमीटर का लंबा कन्वेयर है, जो कन्वेयर कवर्ड रहता है, उसके ऊपर हुड लगाया गया है। उस कवर्ड कन्वेयर से मेरा कोल 15 किलोमीटर फर्दर जाता है। तो ये कोई मेट्रो का लाइन नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से कोयले को ढोने के लिए तैयार किया गया है, जो पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके से इसे बनाया गया है। और बाकायदा इसमें कोई ढुलाई अलग से, जो ट्रकों से पहले ढुलाई होती थी, वो ढुलाई का काम नहीं होगा। और सीधे यहाँ से रेलवे स्टेशन तक ले जाया जाएगा और उसके बाद जो कोयले का डिमांड जहां पर है वहां इसे पहुंचाया जाएगा। अपने सहयोगी करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बड़कागांव, हजारीबाग। सड़क सुरक्षा एवं पर्यावरण के मुद्दों को लेकर आमजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से छावनी परिषद द्वारा देश का तीसरा पदयात्रा कार्यक्रम रामगढ़ में संपन्न हुआ। छावनी परिषद रामगढ़ की ओर से पदयात्री दिवस मनाया गया। पदयात्री दिवस मनाने के मामले में पुणे और नागपुर के बाद रामगढ़ देश का तीसरा और उत्तर भारत का पहला शहर बना। ये पदयात्रा रामगढ़ के सुभाष चौक स्थित विघ्नहरणेश्वरी मंदिर से शुरू होकर लोहार टोला स्थित NH 23 के पास करीब 7 किलोमीटर के बाद समाप्त हुई। पर्यावरण अवेयरनेस को लेकर के रामगढ़ में यहाँ पर आज पेडेस्ट्रियन फोरम और छावनी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में पदयात्री दिवस का आयोजन किया गया है। 2 जनवरी को हम लोग का डिमांड भी है कि पदयात्री दिवस मनाया जाए और इसी को लेकर के आज पूरे भारत में ये तीसरा ऐसा सिटी है जहां पर ये कार्यक्रम किया गया है। समनेट इंडिया और रामगढ़ पेडेस्ट्रियन फोरम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति विभिन्न नाटक एवं संगीत के साथ अपने हाथों में लिखे स्लोगन के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया। द्वारा हम लोग पदयात्री दिवस मना रहे हैं। बेसिकली इसका एम ये है कि लोगों को पदयात्रा के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में उनको अवेयरनेस ड्राइव करना है और उसके रास्ता और एनवायरनमेंट, प्रदूषण, ये सारी चीजों का एक अवेयरनेस ड्राइव था। कार्यक्रम में शामिल रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने बताया कि ये गर्व की बात है कि रामगढ़ में पर्यावरण जागरूकता को लेकर इस तरह की पदयात्रा निकाली गई। शहर में जो लगातार ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के पैदल चलने वालों की मौतें बढ़ रही हैं, पिछले 5 साल में मौतें लगभग दुगनी हो गई हैं, तो इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए प्रशासन का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए कि पैदल चलने वाले यदि सड़क पर आते हैं तो आप पैदल चलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह बनाएं, ताकि पैदल चलने वालों में खास करके बच्चे, वृद्ध, महिलाएं, विकलांग व्यक्ति, इस तरह के लोग मतलब कि सुरक्षा पूर्वक। उम्मीद की जानी चाहिए कि सड़क सुरक्षा एवं पर्यावरण के मुद्दे पर आयोजित इस पदयात्रा कार्यक्रम से रामगढ़ वासियों में जागरूकता और सजगता बढ़ेगी और बेहतर समाज का निर्माण हो सकेगा। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बोकारो में आगामी 7 से 12 मार्च तक विशेष अभियान चलेगा। इस दौरान कुल 24,17,440 लोगों को DEC एवं एल्बेंडाजोल की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। दवा खिलाने के कार्य की निगरानी के लिए 484 पर्यवेक्षकों को लगाया गया है। बोकारो में आगामी 7 मार्च से 12 मार्च तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलेगा। इसको लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम के पहले दिन बूथ पर जबकि शेष 5 दिन डोर टू डोर DEC एवं एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। इस बार के राउंड में जो दवा खिलाना है, तो ये फर्स्ट फेज का ट्रायल चल रहा है। 6 जिला हमारे झारखंड में लिए गए हैं। गुमला है, देवघर है, बोकारो है, धनबाद है, रामगढ़ है और साहेब, ये 6 जिला है। तो इस पे यही ध्यान रखा गया कि सभी को डायरेक्टली ऑब्जर्व, सामने ऐसे के पानी भी और दवा भी देके खिलाना है। ये नहीं कि दवा लोग दूसरा में खाना, ये नहीं करना। इस विशेष अभियान के तहत जिले में 24,17,440 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके वास्ते कुल 2030 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें हमारे बोकारो जिला में 24,17,440 जनसंख्या है, जिसको सभी व्यक्ति को मुझे MDA ड्रग DEC प्लस एल्बेंडाजोल का सेवन कराने हेतु हम लोगों ने कार्य योजना तैयार कर ली है। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने बताया कि फाइलेरिया से 3 तरह की बीमारी होती है, जिनकी रोकथाम जरूरी है। देखिए, फाइलेरिया से 3 तरह की बीमारी होता है। एक तो आपको क्रोनिक खांसी होता रहेगा, इसको आप लोग बोलते हैं।
दूसरा मेल में हाइड्रोसिल हो जाता है, और एक होता है हाथी का एलिफेंट। ये रिसर्च में साफ आया क्लियर कट, अगर कोई बंदा एक खास टाइम में लगातार 5 साल तक ये दवा खा ले, टीसी और अल्बेंडाजोल, तो उसको इस जगह में फाइलेरिया नहीं। फाइलेरिया उन्मूलन के इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत झारखंड में प्रथम चरण में कुल 6 जिलों बोकारो, रामगढ़, साहिबगंज, देवघर, धनबाद और गुमला में ये विशेष अभियान चलेगा। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। लौह नगरी जमशेदपुर के संस्थापक जमशेदजी नुसिरवानजी टाटा की आज जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में लौह नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है और जयंती समारोह को लेकर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, सीईओ एवं प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन समेत अन्य अधिकारियों ने टाटा स्टील कंपनी परिसर और विष्णुपुर स्थित पोस्टल पार्क में कंपनी के संस्थापक जमशेदजी टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पोस्टल पार्क में लोगों को संबोधित करते हुए टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कंपनी की गतिविधियों की जानकारी देते हुए कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति में कंपनी के योगदान की भी चर्चा की। उन्होंने टाटा के शहर जमशेदपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने पर भी बल दिया। And with the current capacity in India of 20 million tons is going to be doubled during this decade to 40 million tons. इस अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में 1,01,101 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश, कई लोक लुभावन घोषणाएं। गरीबों और किसानों को मिलेगी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। सत्ता पक्ष ने कहा बजट से प्रदेश के सर्वांगीण विकास को मिलेगा बल। विपक्ष ने बताया निराशाजनक कोर सेक्टर की हुई अनदेखी। भाजपा द्वारा पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग। विधानसभा में भारी हंगामा, सदन की कार्रवाई हुई बाधित। और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा सदर अस्पताल में नई सुविधाओं का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार पर दिया बल, राज्य में कोरोना मामलों में कमी। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, जोहार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं दुमका के बरतली पंचायत के अंतर्गत जाराडी गांव में, जहां की महिलाएं झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत सखी मंडल से जुड़कर
परती भूमि पर कैसे खेती कर रही हैं, आइए देखते हैं एक फीचर के माध्यम से। जैसे किसानों और ग्रामीण महिलाओं की आय दुगनी करने के लिए कई प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। इस उद्देश्य के पूर्ति हेतु